तो गाइस वीडियो पर कॉपीराइट आने की वजह से इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज ये है बाकी सीरीज का सीजन 1। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत में मिस्टर अनचेंड और मिस्टर सैकेंड के बीच में फाइट हो रही थी। दरअसल ये कोई आम फाइट नहीं थी, ये है कपड़े का खेल, जिसमें दो लोग एक कपड़े के कोने को पकड़ कर रखते हैं और दोनों एक दूसरे को गंदे तरीके से मारते हैं। जिससे भी कोना छूट जाता है वो हार जाता है। अब मिस्टर अनचेंड सैकेंड को कहता है, इस तरीके से चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। इस कपड़े को तो अपनी 2 उंगलियों से पकड़ना है, लेकिन तुमने तो अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने अपना इरादा बदल लिया है तो मैं भी बदल लेता हूँ। घबराओ मत, मैं इस कपड़े को अपनी छोटी उंगली से पकड़ूंगा। लेकिन भाई मिस्टर सेकंड भी कम नहीं है। इसके बाद सारे कैदी लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं मिस्टर अनचेंड। सेकंड ने कपड़े को खींचा तो उसी के पास आ जाएगा और मिस्टर अनचेंड तो हार जाएगा। बाकी कहता है नहीं, ये एक चाल भी हो सकती है। अब मिस्टर अनचेंड सेकंड को कहता है, कब तक तुम दोनों हाथों से इस कपड़े को पकड़ कर रखोगे? तुम्हारे जीतने से पूरे जापान की इज्जत बढ़ जाएगी और मुझे यकीन है तुम्हारे देश में भी तुम्हारी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। तो वॉरियर की तरह इज्जत से लड़ो। अब मिस्टर सेकंड अपनी दाढ़ी से एक बाल को तोड़ता है और सीधा मिस्टर अनचेंड की आंखों में दे मारता है। मिस्टर अनचेंड की आंखों से पानी निकलने लग जाता है और यहाँ पर सेकंड उसको पटक देता है। जैसे तैसे करके मिस्टर अनचेंड खुद को संभाल लेते हैं। सेकंड कहता है, अगर तुम इस तरीके से चीटिंग करोगे तब मैं नहीं खेलने वाला भाई। कपड़े को मुट्ठी में पकड़ना चीटिंग नहीं है क्या? ये सुनकर मिस्टर अनचेंड की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मारियाना है, वो कहती है, निकम्मा है तू। ये सुनकर मिस्टर अनचेंड का दिल टूट जाता है और यहीं पर मिस्टर सेकंड अनचेंड पर हमला कर देता है। सेकंड मिस्टर अनचेंड को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद मिस्टर अनचेंड कहता है, तुमने तो कपड़े को 2 उंगलियों से पकड़ रखा है, पर मुझे तो देखो, मैंने तो पकड़ ही नहीं रखा। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब मिस्टर सेकंड भी कपड़े को छोड़ देता है। तभी मिस्टर अनचेंड सेकंड को पकड़कर उसके मुंह को जमीन में घुसा देता है, लेकिन वो कपड़े को नहीं छोड़ता। और अब बाकी कहता है, क्या बकवास है, फाइट करने की बजाय ये एक रुमाल के साथ खेल रहे हैं। मैं नहीं देख रहा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तभी तेज हवा चलने लग जाती है, रुमाल उड़ ना जाए इसलिए मिस्टर अनचेंड और सेकंड उस रुमाल को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर अनचेंड कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाकी उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर सो रहा होता है। मारियाना कहती है, ए लड़के क्या कर रहा है तू, क्या करना चाहता है? लेकिन बाकी के तो भाई मजे आ जाते हैं, वो बड़े मजे से सो रहा होता है, उसे तो मुलायम बेड मिल गया था। ऐसी लड़ाई देखकर ये बच्चा सोएगा नहीं तो क्या करेगा? मर्दों के बीच हमेशा नॉकआउट होता है और तुम लोगों ने रुमाल का तमाशा लगा रखा है। इसी वक्त मिस्टर सेकंड मिस्टर अनचेंड के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, फिर अनचेंड के कान का एक पर्दा फाड़ देता है। इसके बाद वो अपने बालों को तोड़कर मिस्टर अनचेंड के कान में घुसाकर उसके कोर्निया को बाहर निकालने लग जाता है। अभी मिस्टर अनचेंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब बाकी खड़ा हो जाता है और मिस्टर अनचेंड को कहता है, मान गया भाई तुम्हें, तुम अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर हो, चाहते तो उसे पहले ही हरा सकते थे। समझदार हो भाई, मान गया तुम्हें। अब मारियाना कहती है, चालू वो नहीं, चालू तुम हो, मजे लेने के लिए मेरे पास आ गए। ओ मारिया, आपका वेट बहुत ज्यादा मुलायम है और हाँ आप बहुत खूबसूरत हो। बस बस बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। मिस्टर अनचेंड कहता है, शुक्रिया बाकी, मारिया मुझसे बहुत चिढ़ी हुई थी, तुमने उसको शांत कर दिया। ओ कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं मिस्टर सेकंड फिर से खड़ा हो जाता है। ओ अनचेंड के पास आकर उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे अनचेंड गिर जाता है। तभी मिस्टर अनचेंड खड़ा होता है और वो कहता है, अभी तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हें छोड़ रहा था, पर अब नहीं। फिर मिस्टर अनचेंड मिस्टर सेकंड को एक जोरदार धब्बड़ मारता है। ये धब्बड़ इतना तेज था कि कुछ वक्त के लिए सैटेलाइट और जीपीएस मैप भी काम करना छोड़ जाते हैं। वेल अब हमें यूजिरो हानमा का सीन दिखाया जाता है। वो एक गाड़ी में थे और उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अमेरिका का प्रेसिडेंट। यूजिरो हानमा कहता है, तुम गाड़ी भी अपने देश की तरह बिल्कुल सुस्त चलाते हो, एकदम दूसरों के भरोसे। माफ कीजिएगा ओगर, पर मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसके बाद हमें लेसन नाम के इस बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का वादा किया है। और तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट और यूजिरो हानमा आ जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, देखो लिसन, एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए है या आपके लिए? देखो लिसन, ये
प्रॉब्लम हम दोनों के लिए है। दरअसल यूजिरो हनुमा मुझको मारना चाहते हैं। यूजिरो हनुमा गुस्सा होकर कहते हैं, प्रेसिडेंट तुम्हें जान से मारने और कुर्सी हटाने की धमकी दी जाए तो तुम ऐसे मदद मांगोगे। और अब यूजिरो हनुमा कुछ करते उससे पहले ही लेसन प्रेसिडेंट को किक करता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन वो जैसे यूजिरो को देखता है तो यूजिरो गायब हो जाता है और खिड़की के बाहर देखने पर प्रेसिडेंट यूजिरो हनुमा के हाथों में होता है। भाई क्या स्पीड है इसकी। यूजिरो हनुमा कहता है, कोशिश अच्छी थी बच्चे, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे मास्टर से चाहिए सब कुछ, क्योंकि मुझे उसके साथ पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सेकंड का सीन दिखाया जाता है जो मिस्टर अनचेंड के धप्पर से बेहोश हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी मिस्टर सेकंड उठने लग जाता है। तभी मिस्टर अनचेंड कहता है, तू बहुत ढीठ है भाई, कितनी मार खाएगा मुझसे। अब मिस्टर सेकंड जिसका नाम गेवाड़ू है उसको अपने लोगों की याद आने लगती है। वो सोचता है मैं नहीं हार सकता, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। मेरे लोगों के हालात कितने ज्यादा खराब थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया और आज भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब गेवाड़ू फिर से खड़ा हो जाता है। एक तरफ होता है मिस्टर अनचेंड, दूसरी तरफ होता है गेवाड़ू। देखते हैं कौन जीतेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अनचेंड कहता है, आज मरने के लिए बेहतरीन दिन है। तुम्हें पता है ये लफ्ज कौन इस्तेमाल किया करते थे? हाँ अच्छे से जानता हूँ। अमेरिकन और वियतनाम वॉर के दरमियान जो सोल्जर फाइट के लिए जाते थे वो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये लफ्ज जीने की एक उम्मीद देता है। क्योंकि उन सोल्जर्स को पूरा यकीन था कि वो अपने घर वापस लौटेंगे। जाने दो इन बातों को, अब खेल को खत्म करते हैं। अनचेंड कहता है, ठीक है फिर देखते हैं कौन खत्म होता है। अब मिस्टर अनचेंड अपनी सारी मसल पावर को इंक्रीज कर कर अपने पंच में लेकर आता है। दूसरी तरफ गेवाड़ू कहता है, हवा बहुत तेज हो रही है। फिर वो भी अपनी फुल पावर में आ जाता है और मिस्टर अनचेंड और गेवाड़ू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी गेवाड़ू अपनी फुल पावर के साथ मिस्टर अनचेंड को हवा में उड़ा देता है। सारे कैदी उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं, गेवाड़ू 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 गेवाड़ू। लेकिन तभी गेवाड़ू देखता है अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके आगे झुका हुआ है और बाकी कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी यहाँ पर यूजिरो हनुमा आ जाता है। हाँ तो गेवाड़ू, लोग कहते हैं मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पर मेरी नजरों में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तुम हो। हाँ शायद सपनों में। सही कहा। तभी गेवाड़ू को याद आता है, नहीं ये हकीकत नहीं है, ये एक सपना है। दरअसल मिस्टर अनचेंड ने अपनी फुल पावर को इंक्रीज करके गेवाड़ू को एक ऐसा पंच मारा था जिससे गेवाड़ू पूरी तरीके से जमीन में घुस जाता है। उसके पैर हवा में थे। जैसे ही अनचेंड अपना पंच हटाता है तो उसके पैर नीचे हो जाते हैं। ये देखकर सारे कैदी लोग हैरान हो जाते हैं। अब मिस्टर अनचेंड बाकी के पास आता है और कहता है, गेवाड़ू सिर्फ एक ही वजह से हारा, क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान स्पीड, बैलेंस और पिकनिक पर ध्यान दिया। उसने ताकत बढ़ाने और मसल्स के बारे में तो सोचा ही नहीं। हालांकि उसको हराने में ताकत ही तो काम आई। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो तुम मेरा शरीर देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल शरीर नहीं है। मैंने अपने मसल्स को बढ़ने से रोक रखा है, इसलिए शायद मैं छोटा दिख रहा हूँ, पर जरा ये देखो मैंने अपने मसल्स को अंदर दबा कर रखा हुआ है और अगर मैं इन्हें बढ़ने से ना रोकूं तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये पूरी जेल को तबाह कर देंगे। बाकी कहता है, देखो हम सब जानते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, पर इतना झूठ भी मत बोलो। ये सुनकर मिस्टर अनचेंड बाकी को उठा लेता है और बाकी कहता है, छोड़ो मुझे। सॉरी बाकी, अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा ही कह गया। तो बताओ अब भी क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऐसा कहकर वो बाकी को एक स्लैप करता है और बाकी कहता है, इसकी ताकत तो बिल्कुल मेरे डैड के जैसी है। फिर बाकी खुद को संभाल लेता है और वहीं मिस्टर अनचेंड उसके सामने सर झुकाकर खड़ा था। माफ करना, अपनी तारीफ में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये बॉडी मैंने फाइट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड मारिया को उठाने के लिए बनाई है। फिर मिस्टर अनचेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर वहाँ से चला जाता है। सुबह के वक्त पुलिस वालों को एक खत मिलता है जिस पर मिस्टर ओलिवा और मिसेज मारिया का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ये खत मिस्टर अनचेंड जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर गेवाड़ू के देश की करेंसी थी। अनचेंड सोचता है, इसको तो पूरे अमेरिका में कोई भी नहीं लेगा। फिर पुलिस वाले जैसे ही गेवाड़ू का सेल देखते हैं तो उसके अंदर गेवाड़ू नहीं होता। अनचेंड कहता है, गेवाड़ू अगर चाहता तो वो तुम सब की आंखों के सामने भी जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो रात को ही यहाँ से चला गया और तुम्हें जरा सी भी भनक नहीं होने दी। बाकी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इस करेंसी को लेकर उसके देश चले जाना चाहिए, वहाँ पर ही तुम इसे खर्च कर सकते हो। हाँ कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। अब हमें गेवाड़ू का सीन दिखाया जाता है जो अपने शहर में चला गया था और वो वहाँ पर बहुत खुश था। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
पर पुलिस वाले सभी कैदियों को उठा रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है अटेंडेंस का टाइम हो गया है, इसलिए सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। एक बार फिर से कह दूं गंदी नाली के कीड़ो, यहाँ पर तुम्हें सांस लेने की इजाजत दी जाती है, एक दूसरे से बात बिल्कुल मत करना। बाकी कहता है जरा सुनिए, क्या हुआ लड़के, पोटी आ गई क्या? बाकी कहता है मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है। क्या कहा? तभी बाकी उसको एक किक मार देता है। दूसरा पुलिस वाला इस पर गोली चलाता है। बाकी फुल स्पीड में उसके पीछे जाता है और उसकी बत्ती गुल कर देता है। बहुत सारे पुलिस वाले बाकी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन बाकी उन गोलियों से बच जाता है। आगे चलकर बाकी को कई सारे पुलिस वाले मिलते हैं जिनके हाथों में गन थी, लेकिन बाकी उनको बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उनसे गेट 1 की चाबी ले लेता है। गेट 1 के खुलते ही इस जेल का वार्डन बाकी के सामने खड़ा था। वो बाकी को कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ इस जेल से भागने की मेन वजह क्या है? पता नहीं, बस मैं सोच रहा था कि मैं इस जेल का दूसरा मिस्टर अनचेंड बन सकता हूँ। वार्डन कहता है तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इस जेल के दूसरे अनचेंड बन पाओगे? नहीं बन पाऊंगा, नहीं बनूंगा। तभी एक ऑफिसर दूरबीन की हेल्प से बाकी और वार्डन पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हमें बाकी और वार्डन का सीन दिखाया जाता है। वार्डन बाकी को कहते हैं हाँ भाई बाकी, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम यहाँ से बड़ी ही आसानी से भाग जाओगे। हाँ लग तो रहा है। इसके बाद ये सारे सोल्जर बाकी को घेर लेते हैं। वार्डन कहता है बच्चे तेरा काम तमाम होने वाला है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। बाकी कहता है काम तमाम तो आपका होने वाला है सर, जरा अपने गूगल को तो देखें। तभी वार्डन के गूगल में क्रैक आने लगते हैं और वो वहीं पर ही टूट जाता है। ये तुमने कब किया? बाकी कहता है तब जब आप मेरे बहुत करीब आ गए थे। बाकी कहता है मैंने इन सोल्जर्स की शर्ट का एक एक बटन तोड़ लिया है और जिस्म का सबसे कमजोर हिस्सा भी इसी जगह पर होता है और मुझको पूरा यकीन है तुम 6 सोल्जर्स में से 2 तो मर जाएंगे। वार्डन सोल्जर्स को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो डर की वजह से शूट ही नहीं कर पाते। ये देखकर वार्डन भी डर जाते हैं। अब बाकी वार्डन को कहता है मेरे कंधे पर हाथ रखो। ये सुनकर वार्डन बाकी के कंधे पर हाथ रख देता है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हों। वार्डन के कहने पर बाकी के 2 गेट खोल दिए जाते हैं। बाकी कहता है बस हवा खा ली दोस्तों, अब आओ मुझे हथकड़ी लगाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर अनचेंड आ जाता है। वो बाकी को कहता है भागने का मौका मिला तो यहाँ से भागे क्यों नहीं, मैं तो बस टहलने के लिए बाहर आया था, दरअसल मेरा मकसद कुछ और था। अनचेंड कहता है हाँ तो बताओ बच्चे क्या था तुम्हारा मकसद? मिस्टर ओलिवा, मुझे ऐसे आजाद देखकर आपको जलन हो रही है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह खुले आम घूमने से मुझको कोई फर्क पड़ेगा? बाकी कहता है अगर मैं अपनी मर्जी से जेल के अंदर आऊं और जाऊं तो आप में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? अब मिस्टर अनचेंड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी गर्मी तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम्हारा सामना मुझसे नहीं होगा। बाकी हथकड़ी को तोड़ता है और कहता है तुम्हें लगता है बाकी एक बच्चा है, मैं बड़ी आसानी से उसको हरा दूंगा, पहले जाओ जाकर ढंग का खाना खाओ फिर मुझसे लड़ने के लिए आना। वार्डन हैरान हो जाता है और कहता है ये मिस्टर ओलिवा से कैसे बात कर रहा है? मिस्टर अनचेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मिस्टर अनचेंड शांत होकर कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो, आज मैंने नाश्ता किया ही नहीं। बाकी कहता है मान गया भाई तुम्हें, तुम ओरिजिनल मिस्टर अनचेंड हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उकसाने के लिए जो भी कहा इससे तुम्हारा गुस्सा दुगना हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जेल में तुम्हारी शान के खिलाफ बातें होती और तुम्हें तुम्हारी शान बहुत पसंद है। फिर मिस्टर अनचेंड कहता है बाकी तुमने क्या नकली और असली अनचेंड लगा रखा है? मैंने तो बस तुम्हें इतना कहा कि मैंने आज खाना खाया ही नहीं, तुम ठीक तो हो ना बाकी? तभी बाकी उसके हाथ को हटाकर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ तुम ही इस जेल में नहीं हो जो अपनी मर्जी से आ जा सके। अब बाकी कहता है चलो वार्डन जेल के अंदर चलते हैं। साथ ही वो अनचेंड को चिढ़ाने के लिए ये भी कहता है नाम से अनचेंड पर सच में नहीं। अनचेंड अब वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है सर आपकी बाइक को गैराज में खड़ा कर दूं? नहीं शुक्रिया। तभी अनचेंड उस बाइक को उठाकर सीधा गैराज में फेंक देता है, वैसे भी ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। दूसरे दिन मिस्टर अनचेंड मस्त से तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड मारिया से मिलने के लिए जाता है। फिर ये दोनों अपना मनपसंद गेम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, पर मिस्टर अनचेंड हर बार मारिया से हार जाता है। जब मारिया थक जाती है तो मिस्टर अनचेंड उसके साथ ही सो जाता है। तो गाइज अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और ये बता देना कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है। अगले दिन मिस्टर
मिस्टर अनचेंड बाकी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर बाकी को एक सेल में कैद कर लिया गया था। मिस्टर अनचेंड बाकी से मिलने के लिए आते हैं और उसको कहते हैं, किसी की बुराई करने से जो सच है वो बदल नहीं जाता। मैं आजाद और तुम जेल में कैद हो। मुझे खाने के लिए दुनिया का बेहतरीन खाना और पीने के लिए दुनिया की महंगी वाइन दी जाती है। ये मेरा इलाका है बाकी। ऐसा कहकर वो बाकी के ऊपर मूतने लग जाता है। तुम कहते हो ये मेरा इलाका है? मिस्टर अनचेंड जो खुद को महान कहता है, एक सेल में जो कैदी बंधा हुआ है वो उसके ऊपर मूत रहा है। तुम भले ही इस जेल के अंदर आजाद हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो खुशी नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए। और मुझे देखो, जेल में बंद होने के बावजूद भी मैं कितना खुश हूँ। ये देखकर मिस्टर अनचेंड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद मिस्टर अनचेंड जब खाना खाने के लिए जाता है तो उसे दुनिया की सबसे महंगी वाइन दी जाती है, लेकिन मिस्टर अनचेंड उस वाइन को उसी वक्त तोड़ देता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर बाकी को पीने के लिए एक बूढ़ा आदमी पानी देता है और पानी को पीकर बाकी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। वेल, अब वार्डन मिस्टर अनचेंड के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ पर वो उसको बताते हैं, मिस्टर ओलिवर, बाकी के इस तरह जेल से भागने की वजह से कैदियों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप बाकी से फाइट करने वाले हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं उस बच्चे के साथ फाइट करूंगा? और ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वार्डन कहता है, मिस्टर अनचेंड, आपके पास ताकत और पहुंच दोनों हैं, इसीलिए आप और गेवारू दोनों जेल के अंदर आ और जा सकते हैं। और बाकी जो उस दिन अकेले ही जेल से बाहर निकल गया, उसके पास क्या है? अच्छा, तो तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो अपनी ताकत के बल पर बाहर गया? नहीं नहीं मिस्टर ओलिवा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के ऐसा करने की वजह से कैदियों के हौसले बढ़ गए हैं। छोड़ो इन कैदियों को, हमें इनसे क्या लेना। मैंने सुना है अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुंफू देखना बहुत पसंद है, तो उन्हें यहाँ बुला लो और साथ ही मीडिया को भी। क्या आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अनचेंड? बाकी जब अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी से हारेगा तो इस न्यूज को पूरी दुनिया लाइव देखेगी, जिससे तुम्हारी जेल को भी काफी मुनाफा होगा। क्या आप बात कर रहे हैं मिस्टर अनचेंड? इसके बाद मिस्टर अनचेंड बाकी के पास जाता है और उसको कहता है, देखो हमारा मुकाबला 2 हफ्ते बाद है। बाकी कहता है, देखो मैं 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुमसे लड़ना है और अभी। ऐसा कहकर बाकी मिस्टर अनचेंड को किक करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है, तुम्हें सच में लगता है बाकी 2 हाथ बंधे होने के बावजूद भी तुम मुझे हरा सकते हो? अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो आ जाओ फिर। मिस्टर अनचेंड अपने कपड़ों को फाड़कर अपनी लड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है। बाकी कहता है, अगर तुमने अपनी लड़ाई करने की तैयारी कर ली तो मैं भी थोड़ी तैयारी कर ही लेता हूँ। फिर बाकी अपने कंधे को डिसलोकेट करके अपने अंगूठे को उस लोहे की चेन से छुड़वा लेता है। फिर बाकी जैसे मिस्टर अनचेंड पर वार करता है तो मिस्टर अनचेंड उसको एक ऐसा स्लैब मारते हैं जिससे वो जेल की दीवार को तोड़ते हुए दूसरे सेल में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक कैदी होता है जो इस पूरी फाइट को देख रहा होता है। बाकी और मिस्टर अनचेंड अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इनके बीच में बस एक दीवार थी। तभी बाकी मिस्टर अनचेंड को पंच करता है, लेकिन मिस्टर अनचेंड उसके पंच को पकड़ लेते हैं। अब मिस्टर अनचेंड बाकी को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। वो इतनी जोर से खींचते हैं कि दीवार ही टूट जाती है। तो गाइस, यहीं से मिस्टर अनचेंड और बाकी की फाइट शुरू होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो लाइक भी कर देना। अब मिस्टर अनचेंड बाकी के हाथ और पैर को पकड़कर उसको ऐसे झुलाने लगता है जैसे वो किसी टॉवल को हिला रहा हो। फिर मिस्टर अनचेंड बाकी को इतनी जोर से मारता है कि उसको दूसरे सेल में पहुंचा देता है। इन सभी सेल्स के अंदर एक एक कैदी को रखा गया था जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। चाहे ये जेल हो या कोई और जेल, मिस्टर अनचेंड को कोई नहीं रोक सकता। वेल, अब मिस्टर अनचेंड बाकी को इतनी जोर से फेंकता है कि वो कई सेल तोड़ देता है और फाइनल में आता है एक ऐसा दरवाजा जो लोहे का बना हुआ था। फिर मिस्टर अनचेंड बाकी को एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो दरवाजा भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब मिस्टर अनचेंड नीचे आ जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले बाकी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इतनी ऊपर से गिरा लेकिन अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। मिस्टर अनचेंड पुलिस वालों को पीछे हट जाने को कहता है। फिर बाकी जैसे मिस्टर अनचेंड को किक करता है तो मिस्टर अनचेंड उसका पाँव पकड़ लेता है। बाकी अपने दूसरे पाँव से मिस्टर अनचेंड को मार रहा होता है और आखिर में मिस्टर अनचेंड बाकी को जमीन पर जोर से मारता है। इससे बाकी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी बाकी सीधा हो जाता है और वो सोचता है ये है अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान की ताकत। मैं बिल्कुल ऐसी ही फाइट चाहता था। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी है जैसे 5 साल पहले थी मेरे डैड यूजिरो हनमा के साथ। उनकी ताकत और मेरी ताकत में
जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मैंने उनके साथ फाइट की और अब बाकी का शरीर पिघलने लग जाता है। वो सोचता है मैंने कितनी आसानी से इस पूरी जगह को कवर कर लिया। तभी बाकी हवा में उड़ जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है मानना पड़ेगा, तुम वाकई में यूजिरो हानमा के बेटे हो, क्योंकि तुम में उनका खून है और ताकत भी तो होगी ही ना। तभी पुलिस वाले वहाँ देखते हैं जहाँ पर बाकी लेटा हुआ था। वहाँ पर बाकी के पसीने की वजह से एक डीमन फेस क्रिएट हो गया था। ये डीमन फेस जैपनीज मार्शल आर्ट्स की पीठ पर होता है। इस फेस को हिट मसल्स या राक्षस का मुंह भी कहते हैं। वेल अब मिस्टर अनचेंड कहता है तुमने देर कर दी बाकी, तुम्हें अपने बड़ों को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। अब मिस्टर अनचेंड भी बाकी के अंदर कुछ अलग महसूस कर रहे थे। ओ बाकी, मुझे लगता है मेरी मार ने तुम्हें बदल कर रख दिया। जानते हो मुझको चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने मसल्स को टाइट करता है, लेकिन तभी बाकी उसको एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो उसी वक्त नॉकआउट हो जाते हैं। इस पंच की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसको कोई भी नहीं देख पाया। पुलिस वाले कहते हैं उस वक्त तो हमने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई, फिर भी हम उसे नहीं देख पाए। फिलहाल इस फाइट को कोई और भी देख रहा था, जिसको हम सीसीटीवी कहते हैं। गाइस लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। पुलिस वाले जब सीसीटीवी में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि बाकी ने मिस्टर अनचेंड को कैसे पंच मारा इतनी स्पीड के साथ, और मिस्टर अनचेंड तो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। वेल अब मिस्टर अनचेंड खड़ा होकर कहता है मैं समझ गया कि तुमने मुझे कैसे गिरा दिया। मैंने एक बुक में पढ़ा था जब हमारी बॉडी कोई मूवमेंट करती है तो हमारा दिमाग आधे सेकंड पहले ही पूरी बॉडी को ये सिग्नल भेज देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तरफ कोई चाकू फेंकता है तो आपका दिमाग आधा सेकंड पहले ही बॉडी को रिएक्ट करवाएगा कि सामने खतरा है, हट जाओ। मतलब वो टाइम जिस वक्त आपका दिमाग सिग्नल भेजता है तो उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरीके से इनकॉन्शियस होती है, यानी उस वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और तुमने इस चीज का काफी अच्छा फायदा उठाया, क्योंकि जिंदगी भर तुमने जो मुश्किलों का सामना किया और साथ ही हर वो लड़ाई जो तुमने अपने लिए लड़ी, इतना ही नहीं तुम्हारी रगों में बहता हुआ हानमा परिवार का खून तुम्हें बाकियों से आधा सेकंड तेज बनाता है। ऑन द स्पॉट इसका इस्तेमाल नामुमकिन है, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ये है। खुद को बचाना चाहते हो तो बचा लो। यहीं पर बाकी कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि मिस्टर अनचेंड आधे सेकंड के अंदर ही बॉल बन गया था। दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो खतरा महसूस होने पर खुद को बॉल के आकार में तब्दील कर लेता है, उसका नाम है आर्माडिलो। वेल बाकी मिस्टर अनचेंड को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के कई सारे जॉइंट्स काम करते हैं। इसलिए बाकी भी इस टेक्निक को देखकर सोचता है ओ मैं समझ गया, इस टेक्निक को मेरे सामने कोई और भी इस्तेमाल कर चुका है। घोड़े शिनोगी उसने भी ऐसी ही टेक्निक का इस्तेमाल किया था, पर तुम्हारे मसल मास इतना ज्यादा है कि मैं समझ ही नहीं पाया। इसके बाद बाकी मिस्टर अनचेंड को किक करता है, पर मिस्टर अनचेंड को कुछ नहीं होता, उल्टा बाकी ही दूर जाकर गिरता है। बाकी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी पुलिस वाले बताते हैं मिस्टर अनचेंड एक दिन जम के वाइन पी रहे थे, उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और कहा शो देखना चाहते हो। फिर वो अपनी एक मसल को पूरी बॉडी में घुमाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि एक मसल पूरी बॉडी में घूम रही है, पर ये तो एक ट्रिक थी। दरअसल वो मसल पर अपना कंट्रोल दिखा रहे थे। इसलिए बाकी जब मिस्टर अनचेंड को किक करता है तो मसल शिफ्टिंग की वजह से मिस्टर अनचेंड को कुछ नहीं हुआ। फिर बाकी अपनी सारी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करके मिस्टर अनचेंड को जैसे ही पंच करता है तो ऐसा महसूस होता है कि लोहा लोहे से टकरा गया हो। बाकी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले बाकी कुछ कर पाता तभी मिस्टर अनचेंड बाकी के ऊपर झपट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस किसी इंसान को खा गया हो। वेल थोड़ी देर बाद मिस्टर अनचेंड बाकी को बाहर निकालते हैं। बाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मिस्टर अनचेंड कहता है मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे मार सकता हूँ, अगर ये लड़ाई रिंग में होती तो तुम कब के नॉकआउट हो जाते और मैं जीत जाता। बताओ तुम्हें कैसे मारूं? एक शर्त पर ही मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा कर ये बोलते हो कि मिस्टर ओलिवा मैं एक नादान बच्चा हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। फिर बाकी कहता है मिस्टर ओलिवा मैं समझ गया कि तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि ये लड़ाई किसी न किसी तरीके से रुक जाए, पर ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी पर हमला करते हैं, लेकिन बाकी इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो बाकी के ऊपर झपट पड़ते हैं। इस बार तो उन्होंने बॉल का साइज और भी छोटा कर दिया था, लेकिन बाकी कहता है एक ट्रिक को तुम मेरे ऊपर बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चा समझा है क्या मुझे? इसके बाद मिस्टर अनचेंड बाकी को पंच करता है, जिससे वो दीवार के पास ही खड़ा हो जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है बच्चे तुमने बहुत
बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करोगे, जान से मार दोगे ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम। बाकी मिस्टर अनचेंड को कहता है देखो मैं तुम्हें बच्चों की तरह नहीं हराना चाहता, मैं अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान को ताकत से हराना चाहता हूँ। यानी बाकी मिस्टर अनचेंड को फेस पंचेस का चैलेंज देता है। ये एक दूसरे के मुंह पर पंचेस मारेंगे, जो भी नॉकआउट होगा वो जीत जाएगा। नॉकआउट क्यों होगा भाई, एडिटर इसको कट कर देना, जो भी नॉकआउट होगा वो हार जाएगा। मिस्टर अनचेंड ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। तभी एक आवाज आती है जो कि कैदी माइकल की थी। ये कैदी उन्हीं सेल्स के अंदर था जो मिस्टर अनचेंड ने तोड़ दिए थे। ऐसे में पुलिस इनको वार्निंग दिए बगैर ही इनको शूट कर सकती है। माइकल बाकी को कहता है देखो बाकी, तुम उसे ऐसे नहीं हरा पाओगे, मैं भी उसे फेस पंचेस और हैंड टू हैंड में नहीं हरा सकता। बस करो माइकल, अब चुप हो जाओ, बहुत कर ली तुमने बक, लेकिन मैं जो करने आया हूँ वो करके रहूंगा। तभी बाकी युजिरो हनमा के स्टांस को अपना लेता है। बाप बेटा ही तो है ये। बाकी और मिस्टर अनचेंड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो एक दूसरे को खतरनाक पंच मारते हैं। ये पंचेस बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वाले अपनी टोपी को उतार लेते हैं। यकीन नहीं होता कि दुनिया में कोई इस तरीके से भी लड़ सकता है, पूरी ईमानदारी के साथ। बाकी कहता है आज मिस्टर ओलिवा हारेगा, इसीलिए मैं मिस्टर ओलिवा पर लगातार अटैक करूंगा और उसको उस दीवार के पास ले जाऊंगा। फिर बाकी मिस्टर अनचेंड पर लगातार अटैक कर रहा होता है। मिस्टर अनचेंड भी कुछ कम नहीं थे, वो भी बाकी को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, लेकिन बाकी उस पर हावी हो रहा था। मिस्टर अनचेंड कहता है एक बच्चा जिसकी उम्र मेरे से आधी है वो मुझे पीछे धकेल रहा है, मेरे प्यारे अमेरिका को वो नीचे गिरा रहा है। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी को एक पंच मारता है, लेकिन बाकी खड़ा होकर मिस्टर अनचेंड को टक्कर मारता है। दीवार टूट जाती है और मिस्टर अनचेंड नॉकआउट हो जाता है। बाकी का हाल भी बेहाल था, पर ये सीन देखने लायक था। फिर जब मिस्टर अनचेंड को होश आता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, जो मिस्टर अनचेंड को कहती है सच बताओ मिस्टर ओलिवा, क्या तुम बाकी से हार गए हो। मिस्टर अनचेंड कहता है तुम यहाँ तक चल कर आई हो। हाँ, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब ये बताओ क्या ये लड़का मुझे वापस ले जाएगा। नहीं, ये हक दुनिया का कोई इंसान मुझसे नहीं छीन सकता। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड मारिया को उठाता है और कहता है जाओ जाके वार्डन को कहो मुझे सभी कैदियों से बात करनी है। इसके बाद सारे कैदी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। मिस्टर अनचेंड कहता है उम्मीद है तुम लोगों ने वो अफवाह तो सुनी ही होगी। वो अफवाह नहीं बल्कि सच है, मैं बाकी हनमा से हार गया, पर मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ही इस जेल का बादशाह हूँ। लेकिन एक प्रिजन में दो किंग कैसे रह सकते हैं, इसलिए बेहतर है एक किंग को मार दिया जाए। ये सुनकर बाकी की सिटी पिटी गुल हो जाती है। घबराओ मत, इस जेल से बाहर निकालने वाला हूँ तुम्हें। वार्डन बाकी को यहाँ से बाहर निकाल दो। सर लेकिन इतनी जल्दी कागजात कैसे तैयार होंगे? सारे कैदियों को बाहर भगवाना है क्या तुम्हें? वार्डन कहता है नहीं 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 सर, अभी सब कुछ हो जाएगा। फिर बाकी जेल से एक साइकिल लेकर चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर अनचेंड ने बाकी के पीछे हेलीकॉप्टर लगा दिया था। दूसरी तरफ कैप्टन स्ट्राइडम युजिरो हनमा को बताता है कि बाकी ने अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान मिस्टर ओलिवा को हरा दिया। मुझे डर है कहीं वो आपको भी ना हरा दे। बाकी मुझको हराएगा। वो मेरे बेटे होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं जो जमीन के नीचे जमे हुए डायनासोर्स को देख रहे थे। वो ये देखकर हैरान थे कि ये तो टीरेक्स डायनासोर है जो डायनासोर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये क्या, इस पर तो कोई इंसान हमला कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उस जमाने में तो कोई इंसान था ही नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वेल अब उस इंसान को बर्फ से निकाल लिया जाता है और लैब में उस पर रिसर्च की जाती है। साइंसदानों के बीच में होता है डॉक्टर आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इंसान डायनासोर के जमाने से जिंदा है। लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है। साइंटिस्ट उस इंसान को पीकल नाम देते हैं। इनमें से एक आदमी पूछता है कि सर क्या हम इसे जिंदा कर सकते हैं? पता नहीं, लेकिन हाँ, मैक्सिको के एक प्रोफेसर को सन 2000 में एक ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्हें सोल्ड रॉक के अंदर पानी की कुछ बूंदें प्राप्त हुई थी और जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 250 मिलियन साल पुरानी है। पानी की बूंदों को जब अलग किया गया तब पता चला कि ये उस वक्त के समंदर का पानी है और इस पानी के अंदर 250 मिलियन साल पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए गए हैं। प्रोफेसर ने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सही एनवायरनमेंट और सही टेम्परेचर दिया जिससे वो कुछ ही दिनों में हिलने जुलने लग गए। उनमें से एक आदमी पूछता है सर क्या वो जिंदा हो गए थे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो जिंदा हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मर चुके थे। उनमें से एक साइंटिस्ट एलन एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है हाँ, तो हम इस बीकल नाम के बंदे को
अभी सही टेम्परेचर में रखेंगे तो ये भी जिंदा हो जाएगा। इसीलिए पीकल की बॉडी पर कई सारी वायर्स लगा दी जाती हैं जो पीकल को खास तरह का टेम्परेचर दे रही होती हैं और मीटर के जरिए उसकी बॉडी की हरकत पर नजर रखी जा रही थी। पीकल पर नजर रखते हुए कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन पीकल होश में नहीं आता। इसीलिए एलन नाम का ये साइंटिस्ट भी अब ये देखकर बोर हो चुका है। वो कहता है बहुत मीठा हो गया, अब मीट खाने का मन कर रहा है। तभी इस बंदे को पता नहीं क्या सोचता है, वो अचानक भागने लग जाता है और वो सोचता है कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँगा जो जिंदगी में पहली बार डायनासोर का मीट खाएगा। इसीलिए वो जाता है और टीरेक्स डायनासोर के मीट को पकाने लग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आइंस्टाइन पीकल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पीकल के स्टमक के अंदर टीरेक्स डायनासोर के मीट के सेल्स मिलते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि लास्ट टाइम बेहोश होने से पहले पीकल ने टीरेक्स डायनासोर का मीट खाया था, जिससे उनकी ये थ्योरी गलत प्रूव हो जाती है क्योंकि इन्हें लगता था कि टीरेक्स डायनासोर इंसानों को खाते हैं, ना कि इंसान टीरेक्स डायनासोर को। दूसरी तरफ एलन ने भी टीरेक्स डायनासोर के मीट को पका लिया होता है और उस मीट की महक को पीकल जैसे ही सूंघता है तो वो उसी वक्त जिंदा हो जाता है। अभी एलन उस मीट को खाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि उसके पीछे तो पीकल खड़ा है। पीकल को देखकर एलन इतना डर जाता है कि उसके मुंह से वर्दी बाहर नहीं निकल रहे थे। तभी वो पीकल को डराने के लिए गन को बाहर निकाल लेता है और पीकल को कहता है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन पीकल नहीं रुकता, वो इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। एलन को लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, इसीलिए वो उस गन से फायर कर देता है। लेकिन पीकल तो उन बुलेट्स को अपने हाथों से ही रोक लेता है और उन्हीं बुलेट्स को वो एलन की तरफ मारता है, जिनमें से बहुत सारी बुलेट दीवार को लगती हैं और एक बुलेट एलन के कंधे पर लग जाती है। उसके बाद पीकल एलन को पकड़ लेता है। पीकल गुस्से से एलन को हिलाने लग जाता है। अब एलन को भी समझ आ गया था कि पीकल मुझे मार नहीं रहा, पर क्या चाहिए, क्या दूं उसे मैं। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए एलन वहाँ से भाग जाता है और वो एलिवेटर के पास जाकर कोड को डायल करने लग जाता है। उसी वक्त पीकल उसके पीछे आ जाता है। पीकल एलन को गुस्से से देख रहा होता है। तभी पीकल को उसी टीरेक्स डायनासोर के मीट की महक आ जाती है। इसीलिए पीकल टीरेक्स डायनासोर के पास चला जाता है और एलन उस दरवाजे को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद कई सारी पुलिस की गाड़ियां लैंप के पास खड़ी हुई होती हैं। पीकल दीवार तोड़कर बाहर निकलता है और सीधे ही पुलिस पर अटैक कर देता है। क्योंकि पीकल के लिए ये दुनिया नहीं थी, इसलिए वो पुलिस की गाड़ियों को तबाह करने लग जाता है और अब पुलिस वाले आर्मी को बुलाते हैं। आर्मी के पास एक खतरनाक रोबोट होता है। रोबोट के अंदर एक आदमी होता है जो उसे कंट्रोल करता है। वेल अब वो रोबोट जैसे ही पीकल पर अटैक करता है तो पीकल उस रोबोट को एक ही पंच में ढेर कर देता है। आर्मी और पुलिस वाले भी पीकल का सामना नहीं कर पाते, इसीलिए वो स्पेशल फोर्स को बुलाते हैं। स्पेशल फोर्स में होते हैं कैप्टन स्ट्राइडम। वो देखते हैं कि पीकल ने काफी तबाही मचा रखी है, इसीलिए वो अपने सारे कपड़े उतार कर पीकल के पास चले जाते हैं। पीकल उन्हें कुछ नहीं कहता और यहाँ पर स्ट्राइडम उसे कहते हैं चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं। गाइज यहीं पर सीजन 2 के एपिसोड 1 का एंड होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सबने पार्ट 2 में देखा कि यूजिरो हानमा और बाकी सारे कुंफू फाइटर पीकल से फाइट करने के लिए गए थे, लेकिन आर्मी की वजह से ये सारे फाइटर्स वापस आ जाते हैं। वेल अब हमें बाकी और उसके नन्हे दोस्त रोमिना का सीन दिखाया जाता है। अब रोमिना कहता है बाकी क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते? रोमिना तुम शायद मुझे सही से नहीं जानते, दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर होने में मुझे थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस एक बार अपने डैड यूजिरो हानमा को हराना है। वैसे भी उस जंगली से कौन लड़ना चाहेगा, उतने पुराने तो पैरामिड्स भी नहीं है जितना पुराना वो जंगली पीकल है। अब रोमिना कहता है मुझे यकीन नहीं होता बाकी तुमने 100 किलो के बड़िंग मेंटिस को हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम उस पीकल से लड़ना नहीं चाहते। देखो रोमिना, उसके जैसा दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसीलिए उसका जिंदा रहना इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। अब हमें मिलिट्री बेस के अंदर पीकल का सीन दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि मैंने कुछ इस तरीके से जोर लगाया था, लेकिन मैं हवा में गिर कैसे गया। ये पीकल के लिए नया होने की वजह से पीकल की दिलचस्पी इसमें जाग गई। वो बहुत खुश था, आखिरकार इस बोरिंग जिंदगी में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेरा सामना कर पाए। अब इसके बाद हमें सी किंग रित्सु का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी टेक्निक की मदद से ईंटों को तोड़ रहा होता है। बाकी भी सी किंग रित्सु को देख रहा होता है और बाकी सी किंग रित्सु के पास जाता है और उनको कहता है कि सर मुझे आपसे कुंफू सीखना है, लेकिन सी किंग रित्सु बाकी को साफ साफ मना कर देते हैं। देखो बाकी, मैं तुम्हें कुंफू नहीं सिखा सकता क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं होती और इसकी मेन वजह है वो पीकल। अब बाकी सोचता है जिसे देखो पीकल की पड़ी है। रित्सु बाकी को कहता है
देखो बाकी मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी से फाइट करना मेरे लिए उससे प्यार करने के बराबर होता है, इसलिए मैं पीकल से फाइट करना चाहता हूँ, उसकी ताकत को महसूस करना चाहता हूँ। अब बाकी वहाँ से चला जाता है, बाकी गलियों से गुजर रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिसे देखो पीकल की बड़ी है। अब तो यह पीकल भी बोर हो चुका होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर अल्बर्ट पिन कैप्टन स्ट्राइडम को बता रहे होते हैं कि पीकल ने पूरे 1 महीने से कुछ नहीं खाया, बल्कि पानी पर जिंदा है। कैप्टन स्ट्राइडम कहता है, हम सब जानते हैं प्रोफेसर, पीकल का जिंदा रहना साइंटिस्टों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है। प्रोफेसर अल्बर्ट पिन कहते हैं, जानता हूँ कि ये अपने जमाने का महान शिकारी रहा है, पर है तो ये इंसान ही, ये अपने शिकार को खुद मारकर खाएगा। मित्सुनारी तोकुगावा कहते हैं, फिर तो बड़ा मजा आएगा। प्रोफेसर अल्बर्ट पेन कहते हैं कि पर सवाल यह है कि इस पीकल से फाइट करेगा कौन? हमने बुल, भालू, यहाँ तक कि शेर को भी यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन वो सारे जानवर इसको देखते ही रह गए और यहाँ से भाग गए। शेर तो ऐसे भाग रहा था जैसे कुत्ता भाग रहा हो। इसका मतलब ये पीकल बिना लड़े ही हर लड़ाई जीत जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, पर अब हम इसके सामने जो जानवर लाएंगे उससे ये फाइट करेगा ही करेगा। तोकुगावा कहते हैं, हाँ, पर इसमें खर्च बहुत ज्यादा है और उस जानवर की प्रजाति भी खत्म होने को है। प्रोफेसर अल्बर्ट पिन कहते हैं, फिलहाल उस जानवर से पीकल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो पीकल से लड़ने के लिए उस साइबेरियन टाइगर को लेकर आते हैं और उसे 5 दिन तक भूखा भी रखते हैं, जिससे भूख की वजह से साइबेरियन टाइगर पीकल पर अटैक कर देता है और पीकल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब पीकल साइबेरियन टाइगर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और उसका मीट खाने लग जाता है। पीकल और साइबेरियन टाइगर की फाइट को न्यूज में दिखाया जा रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर कहता है, साइबेरियन टाइगर खत्म होने की दादाद पर हैं, पर ये उस पीकल को खिला रहे हैं। देखते हैं मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर अल्बर्ट पेन का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, पीकल ने पूरे 1 महीने से कुछ नहीं खाया था। पीकल का जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है और अगर मुझे 500 साइबेरियन टाइगर को भी पीकल को खिलाना पड़ा तो मैं खिलाऊंगा। पीकल का जिंदा रहना पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है और अगर जानवर की प्रजाति खत्म हो भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर का ये जवाब सुनकर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उनका विरोध करने के लिए निकल आती हैं। कायोरित्सु भी टीवी पर इस न्यूज को देख रहा होता है, इसीलिए वो तोकुगावा से मिलने के लिए चला जाता है। तोकुगावा कहता है, पुलिस वालों का तक काम ही है सवाल जवाब पूछना। ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए हो? सुना है पीकल के लिए खाना ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्योंकि वो उस जानवर को खाता है जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है, लेकिन सारे जानवर उसको देखकर ही भाग जाते हैं। कायोरित्सु कहता है, तो आपको पीकल का खाना ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो सुनिए तोकुगावा, मैं पीकल का खाना बनने के लिए तैयार हूँ। तोकुगावा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी इंसान को उसका खाना नहीं बनने दूंगा। माफ कीजिएगा तोकुगावा, पर मैं इतनी आसानी से थोड़ी पीकल का खाना बन जाऊंगा। मान जाइए ना सर, पीकल वर्सेस सी किंग रित्सु। देखा, तोकुगावा, स्ट्राइडम और प्रोफेसर पेन पीकल वर्सेस रेत्सु की फाइट के लिए मान जाते हैं। वेल, अब रेत्सु आगे बढ़ रहा होता है और तभी पीकल उठ जाता है। तभी रेत्सु अचानक से पीकल के सामने आ जाता है और पीकल पहली बार लड़ने के स्टांस को अपना लेता है। इससे पहले भी पीकल ने दुनिया के सबसे खतरनाक साइबेरियन टाइगर के सामने भी अपने लड़ने का स्टांस नहीं बनाया, क्योंकि पीकल को पता था कि ये बंदा उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। मैं इससे लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए रेत्सु आगे बढ़ के पीकल को फाइट करने के लिए चुनौती देता है। प्रोफेसर पेन कहते हैं, चाइना से आया हुआ ये आदमी तो कमाल है, इसने उस जंगली को लड़ने पर मजबूर कर दिया। वेल, अब पीकल रेत्सु पर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि रेत्सु दूर जाकर गिरता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी उस पीकल को नहीं हरा सकता। और अब रेत्सु खुद को संभाल लेता है और कहता है, मुझे पता था कि इस आदमी को ताकत से तो नहीं हराया जा सकता, इसलिए मैं इस पर अपनी 4000 साल पुरानी कुंफू टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। और अब पीकल जैसी रेत्सु की तरफ बढ़ता है तो पीकल उसको एक जोरदार किक करता है, टांग मार के उसको नीचे गिरा देता है, फिर उसके मुंह पर एक जोरदार किक करता है। इस किक से पीकल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे लगता है कोई तो है मेरे मुकाबले का। रेत्सु ने तो कमाल ही कर दिया। वेल, अब रेत्सु पीकल के अटैक को डॉज करके उसको गंदे तरीके से मारने लग जाता है। प्रोफेसर पेन कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पीकल एक इंसान से इतनी मार कैसे खा रहा है? और अब रेत्सु पीकल पर कई तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है। बाद में वो सोचता है कि मैंने इस पर 6 पंचेस मारे, जिसकी वजह से इसका दिमाग घूम जाना चाहिए, पर अभी भी ये अपने पाँव पर खड़ा हुआ है। जो भी हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
रेत्सु ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पिकल अपने हाथ हवा में उठाता है और वो रेत्सु के मुंह पर एक जोरदार स्लैप करता है, जिसकी वजह से रेत्सु उसी वक्त ही ढेर हो जाता है। और अब पिकल रेत्सु को उठाकर उसके कंधे से मांस का पहला बाइट ले लेता है। ये देखकर इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिकल ने रेत्सु का मांस खा लिया और अब रेत्सु खुद को पिकल से बचाता उससे पहले ही पिकल उसके कंधे का दूसरा बाइट ले लेता है। पर अब रेत्सु जैसे तैसे करके पिकल की पकड़ से छूट जाता है। तुमने मेरा मांस खाया। और अब रेत्सु अपने जूते उतार देता है। इसने अपने जूते क्यों उतार दिए? क्योंकि उसके जूते ग्लव्स का काम कर रहे थे। और अब रेत्सु पिकल पर अटैक करता उससे पहले ही पिकल रेत्सु को एक जोरदार स्लैप करता है, जिससे रेत्सु का हाल बेहाल हो जाता है। मेरी 4000 साल पुरानी तमाम टेक्निक इस जंगली के सामने फेल हो गई। पर बस बहुत हुआ, मैं अपने कुंफू का मजाक बनते हुए नहीं देख सकता। अब मैं वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया। रेत्सु जैसे तैसे करके खड़ा होता है और वो कहता है, सी किंग रेत्सु, ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने दिया है और इसकी बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इशू रेत्सु, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया जो अब सी किंग रेत्सु को बचाएगा। और अब फाइनल में रेत्सु अपने आखिरी हथियार को यूज करता है, जो है विंडमिल पंच। रेत्सु के इमोशन उस पर हावी हो जाते हैं, इसीलिए वो विंडमिल पंच का इस्तेमाल करता है, ना कि कुंफू का। लेकिन विंडमिल पंच का पिकल पर जरा भी असर नहीं होता, वो तो इसके मजे ले रहा था। तोकुगावा कहते हैं, मुझे तो रेत्सु पर बहुत दया आ रही है। और अब रेत्सु पर हमला करने के लिए पिकल जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो रेत्सु उसको डोज कर लेता है। ये क्या, मैंने फिर से उसी कुंफू का इस्तेमाल किया। फिर से इसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। और अब रेत्सु पिकल के अटैक को डोज करके उसको अच्छी खासी टक्कर देने लग जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रेत्सु इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? कौन है? मैं तुम हो, सी किंग रेत्सु, जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो। ये अच्छा नहीं हुआ सी किंग रेत्सु, विंडमिल पंच का इस्तेमाल करके तुमने कुंफू को छोड़ दिया। याद रखो, तुम कुंफू को छोड़ सकते हो पर कुंफू तुम्हें कभी नहीं। 4000 साल पुरानी कुंफू टेक्निक का बोझ अपने कंधे पर मत लो, खुद के लिए लड़ो। तुम किसी से कम नहीं हो, खुद पर भरोसा करो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, भरोसा करो खुद पर। ये सारी बातें सुनकर रेत्सु के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और अब वो पिकल को अच्छी खासी टक्कर देने लग जाता है। इस बार रेत्सु के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे। रेत्सु की इस फाइट को देखकर तोकुगावा, स्ट्राइडम और प्रोफेसर पेन हैरान हो जाते हैं। आखिर में रेत्सु उसके बालों को पैरों से पकड़कर अपने घुटने को उसके मुंह पर मारता है, जिससे वहीं पर पिकल ढेर हो जाता है। इन सबको लगता है कि पिकल हार गया, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद पिकल खड़ा हो जाता है। ये देखकर तोकुगावा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रेत्सु के इस अटैक से तो इसकी गर्दन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। नहीं, जब हमें पिकल आइसोलेशन प्लांट में मिला था तो हमने उसकी बॉडी पर कई तरह के टेस्ट किए थे। उसके मसल टिश्यूज, बोन्स और बाकी ऑर्गन्स को देखकर हम हैरान ही हो गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सर्वाइकल स्पाइन, हमारे मुकाबले में उसकी सर्वाइकल स्पाइन कई गुना मोटी और ताकतवर है। आज के दौर में किसी इंसान की भी ऐसी सर्वाइकल स्पाइन नहीं हो सकती। ऐसी स्पाइन सिर्फ बड़े जानवरों में होती है ताकि उनके भारी सर का वजन उठा सके। हाँ, तो आपका मतलब पिकल के इंसान बनने से पहले वो 4 पैरों वाली जिंदगी जी चुका है। और अब रेत्सु जैसे ही पिकल पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक को डोज कर लेता है। चाइना में कुछ कमाल के सीक्रेट आर्ट्स सिखाए जाते हैं जिनसे किसी भी इंसान को हराया जा सकता है, पर दिक्कत ये है कि इस सीक्रेट आर्ट्स को इंसानों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब तो पिकल 4 पैरों पर खड़ा हो चुका है। रेत्सु सोचता है कि स्टांस भागने वाले या सुमो रेसलर ही ले सकते हैं, पर ये तो काफी नीचे झुका हुआ है। मैंने इस स्टांस को देखा है और हाँ, इस स्टांस को तो शेर शिकार करते वक्त लेता है। जो भी हो, मैं सिर्फ इस पर अटैक करूंगा। इसके बाद पिकल अपनी फुल स्पीड के साथ रेत्सु को जैसे ही टकराता है तो रेत्सु दूर जाकर गिरता है। हाँ, रेत्सु उसको एक पंच मारता है, पर पिकल पर इस पंच का ज्यादा असर नहीं होता। नए जमाने की शील्ड से टकराता है तो जीत पुराने जमाने के भाले की ही होती है। ये क्या, पिकल ने रेत्सु को हरा दिया। और अब पिकल रेत्सु को खाने के लिए आगे बढ़ा होता है। ये तो रेत्सु को खा जाएगा, हमें इसको रोकना होगा। भूलिए मत तोकुगावा, आपने रेत्सु से वादा किया है कि अगर वो इस फाइट को हार जाता है तो वो उसका खाना बन जाएगा। नहीं, मैं उसको पिकल का खाना बनने नहीं दूंगा। फिर तोकुगावा पिकल के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, रुक जाओ पिकल, रेत्सु जो के दिन हो या रात हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, तुम उसको कैसे खा सकते हो। यहीं पर तोकुगावा को पिकल एक स्लैप करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। चुप कर बूढ़े, कहाँ खाने के बीच में आ रहा है तू। अब पिकल रोते हुए रेत्सु का लेग पीस खा ही रहा होता है, तभी प्रोफेसर पेन आकर उसको बेहोश कर देते हैं और रेत्सु की जान बच जाती है।